अब यहीं से एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। मरे हुए लोगों की आंखें अलग होती हैं। ऑफिसर ली ह्योन जुन को पूरा यकीन था कि यून चैनी मर चुकी है। चैनी का चाचा सोन गेयोंग हुन और उसका दोस्त कांग रॉबिन रोते हुए कहते हैं, हमने इसे बिल्कुल नहीं छुआ, ये बैठे बैठे मर गई थी। लेकिन जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं, यून चैनी की लाश वहाँ से गायब हो चुकी होती है। दूसरी ओर चैनी की दादी जिस एक्स ऑफिसर से उसकी लोकेशन निकलवा रही होती है, वो हैरान होकर बताता है कि चैनी की लोकेशन जेजू दिखा रही है। दादी कहती हैं, ये कैसे हो सकता है? चैनी तो 7 साल की उम्र के बाद कभी शहर से बाहर ही नहीं गई। उन्हें शक होने लगता है, इसलिए वो चैनी का कमरा चेक करती हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि चैनी का सॉफ्ट टॉय और कुछ सामान भी गायब है। तलाशी के दौरान उन्हें एक नोट मिलता है जो चैनी ने अपनी दादी के लिए लिखा था। उसी समय फिर से कॉल आता है। इस बार वही एक्स ऑफिसर कहता है कि शायद फोन में कोई गड़बड़ है, क्योंकि अब लोकेशन फिर से हैसुन दिखा रही है। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर ऑफिसर ली ह्योन जुन से पूछते हैं, क्या जिस लड़की की लाश की बात कर रहे हो वो यही है जो इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ी है? ऑफिसर जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं। यून चैनी उसके पीछे जिंदा खड़ी होती है। उसे जिंदा देखकर उसका चाचा और दोस्त दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। यहीं से एपिसोड 2 शुरू होता है। राज छुपाने के लिए ही बने होते हैं। पुलिस चैनी, उसके चाचा और रॉबिन का बयान लेने लगती है, लेकिन चैनी पहले ही दोनों से कह देती है, जो भी पूछें साफ मुकर जाना। पूछताछ में चाचा पूरे आत्मविश्वास से कहता है, किसकी लाश? आपने अपनी आंखों से देखा ना, लड़की जिंदा है। हम तो वहाँ निगरानी करने गए थे और मेरा पैर फिसल गया था। फिर वो सरकार और कर्मचारियों की लापरवाही का बहाना बनाकर पूरी बात घुमा देता है और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस नए ऑफिसर ली ह्योन जुन से पूछती है कि उसे क्या लगता है। ऑफिसर कुछ पल सोचकर कहता है, शायद मुझसे ही गलती हुई थी, FIR दर्ज मत कीजिए। आखिरकार पुलिस सबको जाने देती है, लेकिन जाते समय चुपके से एक कागज चाचा के हाथ से चिपक जाता है और सबसे हैरानी की बात, किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। इसके बाद तीनों अस्पताल की कैंटीन में खाना खाते हैं। वहीं चाचा मजाक करते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से नहीं बचे, मेरी चालाकी ने बचाया है। यही फर्क है पढ़े लिखे और अनपढ़ में, शरीफ और हरामी में। चैनी भी जवाब देती है, और एक अमीर है, दूसरा पूरा कंगाल। तभी रॉबिन गंभीर होकर पूछता है, तुम ठीक हो ना? तुम तो बिल्कुल सांस नहीं ले रही थी। चैनी कहती है, मुझे भी लगा था कि मैं मर गई हूँ। मैंने किसी को देखा, वो बार बार मुझे बुला रही थी, कह रही थी, चलो जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो फंस जाओगी। ये सुनकर रॉबिन कहता है, शायद तुम मौत को छूकर वापस आई हो। एक पैर इस दुनिया में था और दूसरा उस दुनिया में। चैनी मजाक में कहती है, मतलब मैं बॉर्डर तक पहुँच गई थी, बस वीजा नहीं मिला इसलिए वापस भेज दिया। तभी उसका चाचा पूछता है, क्या तुम्हारी दादी को पता है कि तुम अस्पताल में हो? चैनी तुरंत घबरा जाती है और कहती है, उन्हें पता भी मत चलने देना। वो पहले इस इलाके की सबसे बड़ी गुंडी थी। अगर उन्हें सब पता चल गया तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। चाचा हंसते हुए कहता है, तुम भी तो उनके साथ शामिल थी। चैनी जवाब देती है, अमीर बाप की औलादें अक्सर ऐसे ही कांड करती हैं, क्योंकि उनके सिर पर क्या होता है? रॉबिन कहता है, बाप का हाथ। इस पर चैनी हंसते हुए कहती है, बिल्कुल सही। रॉबिन डरते हुए पूछता है, कहीं वो दूसरा हाथ मेरे सिर पर तो नहीं रखेगी? फिर घबराकर कहता है, अब हम करेंगे क्या? चाचा गुस्से में बोलता है, तुम्हारा ये नकली किडनैपिंग वाला आइडिया ही बेकार था, इससे अच्छा तो चोरी कर लेते। चैनी उसे शांत करते हुए कहती है, टेंशन मत लो, हम पकड़े नहीं जाएंगे, बस अपने झूठ पर टिके रहना है। चाचा कहता है, क्या इतना आसान है? तुमने ये प्लान सोच समझ कर बनाया था ना? फिर पैसे लेने वाली कैसे थी? चैनी जवाब देती है, अपने बैंक अकाउंट में। तुम्हारे अकाउंट में आते तो सबसे पहले तुम ही पकड़े जाते। ये सुनकर चाचा अपना सिर पकड़ लेता है। सच में मैं ही पागल था जो तुम्हारी बातों में आ गया। वहीं चैनी और रॉबिन आराम से खाना खाते रहते हैं। चाचा फिर कहता है, अगर दोबारा मुझे अपनी नकली किडनैपिंग या नकली मौत के चक्कर में फंसाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी तीनों की नजर दरवाजे पर जाती है। दादी वहीं खड़ी सब कुछ सुन रही होती हैं। चैनी धीरे से कहती है, लगता है इन्होंने सब सुन लिया। कुछ सेकंड के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, भागो। लेकिन भागने की जगह तीनों उसी कमरे में छुपने लगते हैं। चैनी अलमारी के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, वो अचानक किसी दूसरी ही जगह पहुंच जाती है। उसके सामने एक राजा अपनी प्रजा के बीच एक कैदी को सजा दे रहा होता है। चारों तरफ चीख पुकार, खून और रोते हुए लोग दिखाई देते हैं। उधर दादी का खुफिया ऑफिसर फिर से चैनी की लोकेशन ट्रैक करता है, लेकिन इस बार भी उसकी लोकेशन अचानक बदल चुकी होती है। दूसरी तरफ दादी आवाज लगाती है, बाहर आ जाओ। चाचा और रॉबिन डरकर माफी मांगने लगते हैं। दादी गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी लीडर कहाँ छुपी है? चैनी, बाहर आओ। लेकिन चैनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दादी गुस्से में अलमारी खोलती है, अंदर कोई नहीं होता। वो हैरान होकर दोबारा अलमारी बंद करती है और फिर खोलती है। इस बार चैनी वापस वहीं दिखाई देती है। चैनी घबराकर पूछती है, दादी क्या मैं आपको दिख रही हूँ? दादी कहती हैं, क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हो गई हूँ? चैनी रोते हुए दादी के गले लग जाती है। दादी, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। दादी उसे दिलासा देती हैं, कुछ नहीं हुआ है बेटा, कल डॉक्टर के पास चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये देखकर चाचा धीरे से कहता है, देखा, पोती होने का पूरा फायदा उठा रही है। लेकिन इन्हीं सब बातों
बातों को ऑफिसर ली ह्यूनजोंग कमरे के बाहर खड़े खड़े सुन रहा होता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर वही बूढ़ा आदमी जो 20 साल पुराने हादसे का गवाह था, एक औरत से कहता है, तुम किसी चिरंजीवी बच्चे को ढूंढ रही हो? उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बच्चा जरूर है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, 3972, क्योंकि उस आग से उसे मैंने ही बचाया था। वो बच्चा बार बार कह रहा था, अंकल प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ये सुनकर वो औरत पूछती है, 3972, तो क्या उस बच्चे की जान तुमने बचाई थी? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, अब वो बच्चा वापस हैसोन सिटी आ चुका है, काफी बड़ा हो गया है। उसने तो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। औरत मुस्कुराकर कहती है, पहले खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है और कहता है, पता नहीं कितने सालों बाद घर का बना खाना खा रहा हूँ। तुम्हारी मौत के बाद कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है, ना खाना, ना घर और ना ही वो औरत। बूढ़ा आदमी घबराकर चारों तरफ देखने लगता है। असल में वो एक जेल के अंदर होता है। उधर अलग आंखों वाली लड़की धीरे से कहती है, सुना तुमने? 3972। तीनों लोग तुरंत उस किताब में 372 को ढूंढने लगते हैं। वहीं बूढ़ा आदमी डरकर चिल्लाता है, मैं कहाँ हूँ? मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन उसके सामने जो था वो उससे भी ज्यादा डरावना था। वो खुद को एक विशाल लैब में पाता है, ठीक उसी लैब में जहाँ 20 साल पहले बच्चों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। उसी लैब में एक डॉक्टर बच्चों पर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। इसी दौरान एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है, क्या तुम अनाथ हो? 3972 जवाब देता है, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तभी अचानक उस कमरे की सारी चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगती हैं। ये देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। उसी वक्त एक बच्चा अपने दोस्त को उड़ती हुई कुर्सी से बचा लेता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कभी मर नहीं सकता। उसका दोस्त पूछता है, क्या कभी नहीं? दूसरा बच्चा कहता है, ध्यान लगाओ, एक बार फिर कोशिश करो। ये सुनकर 3972 बिना छुए लगभग 10 मीटर दूर रखी एक किताब को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और अगले ही पल वो किताब उड़कर सीधे उसके हाथ में आ जाती है। 3972 वो किताब अलग आंखों वाली लड़की को दे देता है। आज भी यही सब कुछ ऑफिसर ली ह्यूनजोंग को सपनों में दिखाई देता है। रात में फिर से उसके कमरे का सामान अपने आप हवा में उड़ने लगता है। यही सबसे बड़ा खुलासा होता है, वो बच्चा 3972 और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर ली ह्यूनजोंग ही था। नींद से उठते ही उसे याद आता है कि कभी न मरने वाला चिरंजीवी एक लड़का था। तभी उसे शक होता है कि कहीं चैनी भी वही चिरंजीवी तो नहीं जो कभी मर नहीं सकती। दूसरी ओर चैनी की दादी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाती है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान रह जाता है। वो कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा केस कभी नहीं देखा। पहले चैनी का दिल बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल सामान्य है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ये सुनकर दादी भी हैरान रह जाती हैं। डॉक्टर सिर्फ एक ही बात दोहराता है, ये सचमुच चमत्कार है। यही दादी को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। घर पहुंचकर वो अपना पुराना बक्सा खोलती है और डायरी से चॉय योंगजुन नाम के इंसान को कॉल करती है। वो सिर्फ इतना कहती है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसी समय एक कागज पर चर्च ऑफ इटर्नल का निशान दिखाई देता है। यानी दादी भी 20 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में कुछ जानती थी। दूसरी तरफ चाचा और रॉबिन अभी भी अपनी मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। बहस के दौरान चाचा कहता है, तुम्हारी शक्ल और अक्ल दोनों बेकार हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रॉबिन गुस्से में कोल्ड ड्रिंक का कैन फेंक देता है, लेकिन कैन ऐसे दीवार को चीरकर निकल जाता है जैसे किसी ने मिसाइल चला दी हो। रॉबिन खुद हैरान रह जाता है। उधर चाचा घर में फ्रिज से पानी पी रहा होता है। गुस्से में फ्रिज पर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही हाथ हटाने की कोशिश करता है, उसका हाथ च्युइंग गम की तरह फ्रिज से चिपक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। दूसरे दिन दादी चैनी के लिए ढेर सारा खाना बनाती हैं। खाना खाते खाते चैनी रिपोर्ट के बारे में पूछती है। दादी कहती हैं, जब तुम छोटी थी बहुत बीमार रहती थी। पिछले 20 साल मैं हर दिन डर के साथ जी रही थी, लेकिन अब तुम पूरी तरह ठीक हो। अब खुलकर अपनी जिंदगी जीना, पूरी दुनिया घूमना, लेकिन अपने पैसों से। चैनी उदास होकर कहती है, सिर्फ प्याज छीलकर इतना खर्चा कैसे उठाऊंगी? ये सुनकर दादी उसे उसका पासपोर्ट देती हैं, लेकिन साथ ही एक चार्ट भी रखती हैं। हर टास्क पूरा करने पर एक ग्रेप स्टिकर मिलेगा। पहला स्टिकर खाना खत्म करने पर। तभी दादी के पास डायरेक्टर चाय का कॉल आ जाता है। उधर चैनी आईने में खुद को देखती है और सोचती है, आधी मौत ने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया, फिर मुझे ये अजीब अजीब चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं? उसे शक होने लगता है, कहीं मैं टाइम ट्रैवल तो नहीं कर रही। उधर रॉबिन के साथ लगातार अजीब घटनाएं हो रही होती हैं, लेकिन चैनी अभी भी इन्हीं सवालों में उलझी रहती है। तभी ऑफिसर ली ह्यूनजोंग उससे मिलने आता है। वो पहला सवाल पूछता है, तुम कितनी बार मर चुकी हो? ये सुनकर चैनी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ऑफिसर का दिमाग ही खराब हो गया है। ऑफिसर पूछता है, तुम जिंदा कैसे हुई? चैनी जवाब देती है, वो एक सीक्रेट है, जबकि सच तो ये था उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर ऑफिसर पूछता है, क्या तुमने वंडर काइंडर का नाम सुना है? चैनी मजाक में कहती है, ये तो किसी कुकर का ब्रांड लग रहा है, मेरी दादी से पूछो, वही खाना बनाती हैं। ये सुनकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। उधर रॉबिन घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं किडनैपिंग वाले मामले में अब सब जेल न चले जाएं। चैनी रॉबिन से पूछती है, तूने वो किडनैपिंग वाली वीडियो डिलीट कर दी ना? रॉबिन घबराकर कहता है, वीडियो तो नहीं, कैमरा ही वहीं छूट
गया। ये सुनते ही चैनी उसी जगह निकल पड़ती है जहाँ कैमरा पड़ा था। उसके पीछे पीछे उसका चाचा भी चला जाता है, लेकिन उनका पीछा सिर्फ एक इंसान नहीं कर रहा था। ऑफिसर ली भी चुपचाप चैनी के पीछे लगा हुआ था और एक तीसरा शख्स भी उन पर नजर रख रहा था। वो था वंडर कैंडर, यानी उन्हीं बच्चों में से एक जिन पर 20 साल पहले चर्च में एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। रास्ते में ऑफिसर ली एक मौका ढूंढता है। वो ये जानना चाहता था कि अगर चैनी दोबारा मरे तो क्या वो फिर से जिंदा हो जाएगी, लेकिन भीड़ भाड़ वाले मार्केट की वजह से वो उस पर हमला नहीं कर पाता। इसी बीच चैनी की नजर ऑफिसर ली पर पड़ जाती है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो उसी जगह पहुँचती है जहाँ किडनैपिंग वाली वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। वहाँ वो कैमरा ढूंढने लगती है। उसी समय ऑफिसर ली भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे पता चलता है कि कोई आदमी वही कैमरा बेचने की कोशिश कर रहा है और उसी कैमरे में किडनैपिंग वाली वीडियो भी मौजूद होती है। ऑफिसर ली तुरंत वो कैमरा खरीद लेता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि चैनी सच में मरकर वापस जिंदा हुई थी। लेकिन उसके बाद ऑफिसर ली एक बेहद खतरनाक कदम उठाता है। वो पूरा गोदाम चैनी के ऊपर गिरा देता है। छत और चारों तरफ का सामान उसके ऊपर टूटकर गिरने लगता है। चैनी बुरी तरह घबरा जाती है। उधर चाचा भी चैनी की तरफ ही आ रहा होता है। रास्ते में उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो पूछती है फ्लावर डिलीवरी अभी तक क्यों नहीं हुई, लेकिन चाचा बिना जवाब दिए कॉल काट देता है। जैसे ही वो सामने देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। ऑफिसर ली बिना छुए अपनी पावर से पूरे गोदाम को तबाह कर रहा होता है। उसी वक्त चैनी अचानक वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। चाचा ये सब देखकर डर जाता है और दूर खड़ा वंडर कैंडर भी ये सब देख रहा होता है। अब उसे भी समझ आ जाता है कि तीसरा 70 यानी ऑफिसर ली भी किसी चीज की तलाश में है। उधर ऑफिसर ली को भी पता चल जाता है कि चैनी टेलीपोर्ट कर सकती है। चैनी टेलीपोर्ट होकर सीधे समुद्र के बीच एक शिप पर पहुंच जाती है जहां उसके सामने 3 चोर खड़े होते हैं। वो उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन गोली लगने से ठीक पहले चैनी फिर से टेलीपोर्ट हो जाती है। दूसरी ओर चैनी की दादी जिस डॉक्टर से मिलने जाने वाली होती है उससे पहले ही वहाँ वंडर कैंडर पहुँच जाते हैं, यानी वही बच्चे जिन पर 20 साल पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और जो अब बड़े हो चुके थे। उनमें 2 लड़कियां होती हैं। एक के पास ऐसी शक्ति थी कि वो किसी के कान में कुछ भी बोलकर उससे सच उगलवा सकती थी, जबकि दूसरी की आंखों में ऐसी शक्ति थी कि वो किसी को भी अपनी मर्जी का भ्रम दिखा सकती थी। उनके साथ वही डॉक्टर भी था जिसने 20 साल पहले वंडर कैंडर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जिसे सारे वंडर कैंडर पापा बुलाते थे। वो लोग डायरेक्टर चे से उस चिरंजीवी बच्चे की जानकारी लेने आए थे, लेकिन बात करने की जगह वो वहीं डायरेक्टर चे की हत्या कर देते हैं। इसके बाद हमें एक पुरानी फोटो दिखाई जाती है और इसी फोटो में पहली बार खुलासा होता है कि चैनी की दादी भी कभी डायरेक्टर चे और उन लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, यानी 20 साल पहले हुए उस हादसे से उनका भी कोई गहरा रिश्ता था। यहीं एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।